फ्रेंड्स, वेलकम टू FighTDU। इस क्लास से पहले हम मोल कॉन्सेप्ट देखे थे, मोल के बारे में बेसिक जानकारी लिए थे और हमने वहाँ पे ये देखा था कि जो एक मोल होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। ओके, और वहाँ पे हम मोल से संबंधित 3 फॉर्मूले देखे थे। मैंने भी 3 फॉर्मूले होते हैं और मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि एक कण का द्रव्यमान निकालने के लिए उससे 2 फॉर्मूले बनाए थे हम। एक तो क्या था कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेशन करने का, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि एक अणु का द्रव्यमान कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। तो फाइनली 5 फॉर्मूले थे। उन 5 फॉर्मूले में से मैंने लिए शुरू वाले 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। ओके, और इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि मोल के महत्वपूर्ण पॉइंट्स कौन से हैं, दूसरा मोल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, और इस क्लास के अंदर ही हम मोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन उसी टाइप के सोल्व करेंगे, इजी वे से सोल्व करेंगे, फिर हम धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ जाएंगे। ओके, आपको सीखने लायक स्टेप के अंदर आपको न्यूमेरिकल दूंगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए आप कठिन क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकें। ओके, आज हम पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, जो कि हम पिछली क्लास के अंदर भी सीखे थे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु देखें। महत्वपूर्ण बिंदु हम जानते हैं कि हमारे पास जो होता है एक मोल, जो एक मोल होता है उसमें 6.022 × 10⁻23 यहाँ पे कण हुआ करते हैं। देखिए, कण हमारे पास परमाणु हो सकता है, दूसरा अणु हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कण हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो परमाणु हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अणु हो सकता है। बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करें कि एक मोल परमाणु में कितने अणु होंगे, तो कितने होंगे 6.022 × 10⁻23। तो दूसरा पॉइंट हम क्या बना सकते हैं कि एक मोल परमाणु कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ओके, तो बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही परमाणु के लिए बोला हमने, तो हम अणु के लिए बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एक मोल अणु कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 अणु। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परमाणु और अणु। तो एक मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं 6.022 × 10⁻23 परमाणु होती है, और एक मोल अणु के अंदर कितने अणु होती है 6.022 × 10⁻23 होती है। और M = W, ये भी हमने देखा था। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा अनुभार है वो लिए गए पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी परमाणु भार या अनुभार के बराबर पदार्थ की मात्रा ले तो वह एक मोल के बराबर होगी। ये पॉइंट हमने देखे थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास मोल से संबंधित इम्पोर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से थे। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास 5 फॉर्मूले हुआ करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पहला फॉर्मूला हमारे पास था कि जो मोल बराबर होता है W/m होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा फॉर्मूला था N0/Avogadro
संख्या। 2 फॉर्मूले हो गए। चलो तीसरा फॉर्मूला बताइए। तीसरा फॉर्मूला था कि यदि आयतन लीटर के अंदर हो उसमें 22.4 का भाग दे दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, मोल प्राप्त होता है। इसके अलावा मैंने आपको 2 फॉर्मूले और बताए थे। ओके, तो दोनों फॉर्मूले को मैं इधर बता देता हूँ। देखिए हमारे पास था कि एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे परमाणु है तो परमाणु भार के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, परमाणु भार अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला आ गया है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि एक अणु के लिए, जैसे हमने एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला है, कैसे, उसके परमाणु भार में अनुभार का भाग दे करके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि एक अणु का द्रव्यमान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक अणु का द्रव्यमान, तो देखिए यहाँ परमाणु था तो यहाँ पे परमाणु भार का उपयोग करे थे, यहाँ पे क्या है, अणु है, तो यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, अनुभार का। ओके, तो क्या कहेंगे, अनुभार अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 फॉर्मूले आ गए हैं। अब देखिए हमारे पास जो मेनली 3 फॉर्मूले हैं, इनसे संबंधित भी हम आज की क्लास के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके, हम इन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है मोल और मोल दोनों में बराबर है, तो अगर n और n बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों टर्म से भी बराबर होगी। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं कि W/m N0/Na। तो जो हमारे पास नया फॉर्मूला आया है वो इन दोनों से आया है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि जो पहला फॉर्मूला है और तीसरा फॉर्मूला है, इनमें भी n और n बराबर है, मतलब मोल और मोल बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को बराबर कर सकते हैं। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा कि W/m बराबर नेक्स्ट आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं। हमने पहले क्या किया कि इन दोनों से एक फॉर्मूला ड्राइव किया, दूसरा हमने क्या किया, इन दोनों से एक फॉर्मूला निकाला है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों से भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, n और n बराबर है, यदि n और n बराबर तो ये वाली राशि और ये वाली राशि क्या होगी, यहाँ पे बराबर होगी, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बनेगा, N0/Na इक्वल टू आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले नए और आए, और जो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले को हम इन फॉर्मूले की सहायता से ड्राइव कर सकते हैं। केवल आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूले तो आवश्यकता के अनुसार काम में ले लेंगे, जो कि हम आगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जो मोल होता है हमारा, मोल, उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन दिया जाता है हमें, और उस क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल ना दे करके कुछ अलग ही शब्द बोल दिया जाता है, और वहाँ पे हमें क्या है, मोल दिया जाता है। जैसे मान लो कि अगर हमें क्या दिया जाता है, ग्राम दिया जाता है केवल, तो वहाँ पे क्या होगा, वो द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान। अगर हमें क्या दिया जाता है, ग्राम दिया जाता है, तो वो क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अगर ग्राम के साथ परमाणु जोड़ दे, अणु जोड़ दे या फिर आयन जोड़ दे, तो वो द्रव्यमान ना हो करके क्या होगा, मोल होगा। जैसे मान लो कि मैंने बोला ग्राम परमाणु, अब इसका मतलब क्या है, वो मोल है, ना कि द्रव्यमान। ओके, इसी प्रकार मैंने बोला ग्राम अनुभार, तो ये भी क्या होगा, मोल होगा, ना कि द्रव्यमान होगा। ऐसे मैं बोलूँ ग्राम आयन, ये भी क्या होगा, मोल होगा, ना कि द्रव्यमान होगा। ओके, चलो इसको देख लेते हैं कैसे।
देखिए, अगर मान लो कि हमें क्या दिया जाए, ग्राम दिया जाए, तो ये तो क्या होगा, हमारा द्रव्यमान होगा। क्या होगा, द्रव्यमान होगा, मतलब मास होगा। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पे दिया जाए हमें क्या, ग्राम एटम, क्या दिया जाए हमें, ग्राम एटम दिया जा सकता है। दूसरा हमें क्या दिया जा सकता है, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। अगला क्या दिया जा सकता है, ग्राम आयंस। तो देखिए, अगर केवल और केवल ग्राम दिया जाता है तो वो क्या होगा, डब्ल्यू होगा, मतलब द्रव्यमान होगा, मतलब मास होगा। ओके, अगर ग्राम के साथ, इस ग्राम के साथ क्या जोड़ दिया जाए, एटम जोड़ दिया जाए, ग्राम के साथ मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाए, ग्राम के साथ आयन जोड़ दिया जाता है, तो वो द्रव्यमान नहीं होगा, वो क्या होगा, मोल होगा। तो क्या होगा, वो मोल, क्या होगा, मोल होगा। ग्राम एटम क्या है, यहाँ पे मोल है। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूल भी क्या होगा, मोल होगा। ऐसे ही ग्राम आयंस क्या होगा, ग्राम आयंस भी क्या होगा, वो मोल होगा। अब ये देखिए, इसको हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, ग्राम, ग्राम परमाणु, क्या लिखा जा सकता है, ग्राम परमाणु। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम अणु, क्या लिख सकते हैं, ग्राम अणु। इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम आयन, ग्राम आयन। तो ध्यान रखना कि जब भी आपके पास ग्राम के साथ परमाणु हो, ग्राम के साथ अणु हो, ग्राम के साथ आयन हो, तो वो क्या होगा, मोल होगा। जैसे मैंने इसे बोला कि क्या, 7 ग्राम एटम, 7 ग्राम एटम, तो ये हमें क्या दिया गया है, ये मोल दिया गया है। क्या दिया गया है, मोल दिया गया है। और कितने मोल दिए गए, यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी वो मोल को बताएगा। किसको बताएगा, मोल को बताएगा। मैंने ऐसे लिखा, क्या लिखा, 7 ग्राम। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और कितना द्रव्यमान है, 7 ग्राम होगा। ये क्या होगा, 7 ग्राम होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो आप इन शब्दों का उपयोग, इन शब्दों का उपयोग जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ पे करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना कि मोल को अन्य शब्दों से भी जाना जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोल को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। मोल के अन्य क्या क्या नाम है, ग्राम परमाणु दिया जाए तो भी वो मोल होगा। ओके, और यदि ग्राम अणु दिया जाए तो भी वो क्या होगा, मोल होगा। और यदि ग्राम आयन दिया जाए वो भी क्या होगा, मोल होगा। बात क्लियर हो गई होगी। जैसे मान लो कि हमारे पास 7 ग्राम एटम है, यहाँ पे क्या है, ये मोल दिया गया है क्योंकि ग्राम के साथ क्या है, एटम है, इसलिए क्या है, मोल है। और कितने मोल है, 7 मोल है। यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या बताएगी, मोल को बताएगी। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स लिखा, तो ये क्या होगा, एक्स ग्राम एटम। अब ये क्या है, ग्राम एटम तो किसको बता रहा है, मोल को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या लिखी रहेगी वो क्या होगी, मोल की संख्या होगी। जैसे माना कि हमारे पास क्या है, एक्स मोल है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने क्या लिखा, यहाँ पे वाई लिखा, तो ग्राम एटम मॉलिक्यूल, जैसे ग्राम के साथ अणु जुड़ गया, मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो वो क्या है, ग्राम के साथ क्या जुड़ गया है, मॉलिक्यूल जुड़ गया, अणु जुड़ गया, इसलिए यह द्रव्यमान न होकर के क्या होगा, मोल होगा। ओके, मोल होगा। और यहाँ पे जो इस ग्राम से जस्ट पहले जो संख्या लिखी रहेगी वो क्या बताएगी, मोल की संख्या बताएगी, कितने मोल है, कितने मोल है। बात क्लियर हो गई। ऐसे इसके अंदर मैंने लिखा कि जैसे मान लो कि मैंने कोई लिखा जेड, अब मैंने यहाँ पे ग्राम से पहले लिख दिया, तो ये क्या बताएगा, किस मोल की संख्या को बताएगा। ग्राम आयन के साथ है, जब ग्राम आयन के साथ है तो यहाँ पे क्या होगा, मोल होगा। ये किसको बताएगा, मोल को बताएगा। और इसे ग्राम से जस्ट पहले जो संख्या है वो किसको बताएगी, मोलों की संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, जेड मोल होंगे। क्या होंगे, जेड मोल होंगे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास, मैं और एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो कि मेरे पास क्या है, 5 ग्राम एटम। अब जैसे ही ग्राम के साथ एटम जुड़ गया, इसका मतलब क्या होगा, वो मोल होगा।
क्या होगा, मोल होगा। और इससे पहले जो संख्या दी गई है ग्राम से पहले, वो क्या होगी, मोलों की संख्या। तो ये 5 मोल है। क्या है, 5 मोल। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्राम के साथ एटम जुड़ जाए तो वो द्रव्यमान नहीं होगा, वो क्या होगा, मोल होगा। और उससे पहले जो संख्या लिखी रहेगी वो मोलों की संख्या को बताएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 4 ग्राम मॉलिक्यूल, 4 ग्राम मॉलिक्यूल। अब ग्राम के साथ मॉलिक्यूल है तो ये द्रव्यमान ना होकर के क्या होगा, मोल होगा। और इससे पहले कितनी संख्या लिखी हुई है, 4, तो मोलों की संख्या कितनी है, 4, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 मोल होगा। ओके, बात क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं, आयन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 5 ग्राम आयंस, 5 ग्राम आयंस है, ग्राम के साथ आयन जुड़ गया। जब भी ग्राम के साथ परमाणु, अणु या आयन जुड़ता है तो वो मोल होता है। तो ये किसको बता रहा है, मोल को बता रहा है। ओके, ये किसको बता रहा है, मोल। और इससे जस्ट पहले वाली जो संख्या है वो किसको बताएगी, वो मोलों की संख्या को बताएगी। तो यहाँ पे कितने मोल हो गए, यहाँ पे हो चुके हैं 5 मोल हो गए। ओके, तो ध्यान रखना, जब भी केवल और केवल ग्राम दिया जाए, केवल और केवल क्या दिया जाए, हमें ग्राम दिया जाए जैसे ये, तो वहाँ पे क्या होगा, वो द्रव्यमान होगा। और यदि ग्राम के साथ एटम जुड़ जाए, मॉलिक्यूल जुड़ जाए और आयन जुड़ जाए तो वो क्या होगा, वो मोल होगा। यदि ग्राम के साथ एटम जुड़ जाए, ग्राम मॉलिक्यूल बोला जाए या ग्राम आयन बोला जाए तो वो क्या होंगे, मोल होंगे। और इससे पहले जो संख्या होगी वो क्या होगा, मोलों की संख्या होगी। इसका उपयोग हम आगे न्यूमेरिकल के अंदर भी देखेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, देखिए, मोल से संबंधित हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बताइए, चलो बताइए। मोल बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या होता है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि मोल बराबर आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। ओके, इसके अलावा हमारे पास 2 फॉर्मूले और होते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था कि एक कण का द्रव्यमान, एक कण हमारे पास परमाणु है, तो हम यहाँ पे परमाणु लिख सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, परमाणु है। कण क्या है, यहाँ पे परमाणु, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, परमाणु भार अपॉन अवोगाद्रो संख्या। ओके, ऐसे हम 5 फॉर्मूले क्या लिख सकते हैं, एक कण में हमारे पास क्या हो सकता है, एक कण अणु हो जाए तो उसका द्रव्यमान हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास के कण क्या है, अणु है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अणुभार अपॉन अवोगाद्रो संख्या। यदि परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो परमाणु भार में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे तो एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। यदि अणु का द्रव्यमान निकालना हो तो क्या करेंगे, अणुभार के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक अणु का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बन 12 के एक परमाणु का कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना है ताकि वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो लिखना है।
क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने का एक नियम होता है। क्या नियम होता है आपको मैं बताता हूँ। ओके, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो उस मेथड के द्वारा अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 100% आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अधिकांश समय देखता हूँ कि बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और किसी भी मेथड से नहीं चलते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता लग पाता कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है। ओके, तो मैं आपको केवल और केवल 3 स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेने हैं। ओके, उसके बाद में पहला स्टेप अप्लाई करना है। पहला स्टेप क्या कि आपको क्या तो दिया गया है। ओके, आपको क्या दिया गया है वो चीज़ें लिखनी है। दूसरा आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, क्या ज्ञात करना है वो लिखना है, वो पता करना है। ओके, तीसरा इन दोनों के आधार पर क्या तो दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करने के आधार पर हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। तीसरा हम स्टेप रहेगा फॉर्मूला, कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अगर इस स्टेप से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। हाँ देखिए, पहला स्टेप हमारे पास है कि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें क्या दिया कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है, W निकालना है। क्या दिया गया है, हमें कार्बन 12 दिया गया है। और सबसे पहले वाले क्लास के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे जो लिखा होता है एटॉमिक मास होता है। ये क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार, परमाणु भार है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ए के द्वारा डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। ओके, आगे देखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा, ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। हमें क्या करना है, एक परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला। देखिए, मोल से संबंधित हमारे पास 5 फॉर्मूले थे, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चौथा फॉर्मूला लगेगा। तो क्या कहेंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर, यहाँ परमाणु है तो क्या करेंगे, परमाणु भार के अंदर अवोगाड्रो संख्या का भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। परमाणु भार हमारे को यहाँ से मिल गया, कितना है, परमाणु भार है 12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना है, 12 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12। अवोगाड्रो एन क्या है, अवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अब देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 022 है, जो कि क्या है, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो हम क्या कर देते हैं कि सुविधा के लिए इनको हटा देते हैं। अब हमारा कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया। तो हम क्या करेंगे, 6 × 6 6 × 2 12, तो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻23 आ गया। तो यहाँ पे द्रव्यमान निकाल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम। तो देखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान हमारे पास कितना आया, 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। और ये द्रव्यमान किसका आया है, परमाणु किसका है, कार्बन का है। किसका है, कार्बन। तो एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 2 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है, जो कि क्या है, बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास -23 घातांक है, -23। तो हम क्या कर सकते हैं कि अतः एक कार्बन परमाणु का भार 2 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन दिखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 स्टेप का उपयोग करा। पहला फॉर्मूला क्या दिया गया है, दूसरा क्या ज्ञात करना है, ओके, तीसरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद में फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आगे आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इसी मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। अगर हम बोर्ड क्लास की तरफ चले तो बोर्ड क्लास के अंदर वहाँ पे
प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप की मार्किंग होती है। तो वहाँ पे हमारे को यदि इन स्टेप की सहायता से न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप का भी हाफ मार्क्स रहता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। अधिकांश ये बोलते हैं कि हम क्वेश्चन को सही सोल्व करके आए थे लेकिन हमारे मार्क्स कम कैसे आ गए, तो उसका रीज़न यही हो जाता है कि वो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का नंबर होता है, जो कि न्यूमेरिकल का 3 स्टेप है। इस स्टेप के अंदर आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना चाहिए। ओके, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक होमवर्क दे देता हूँ। जैसे होमवर्क आपके लिए है, देखिए क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में आपको सोल्व करना है कि ऑक्सीजन 16 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ओके, निकाल लोगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हमने परमाणु का निकाला था, अब हम क्या करेंगे, एक अणु का द्रव्यमान निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि CO2 को एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अणु, एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने का क्या मेथड है, 3 पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन को दो बार पढ़ लो। CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना, तो हमें पदार्थ दिया गया CO2 और एक अणु का द्रव्यमान निकालना है, मतलब W निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले लिख देते हैं, दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, एक पदार्थ दिया गया है। क्या दिया गया है, पदार्थ, और वो पदार्थ क्या है, CO2। क्या हम इस CO2 का अनुभाग निकाल सकते हैं, यस, CO2 का अनुभाग, CO2 का अनुभाग निकालना हम क्लास नंबर 2 में देखे थे। ओके, कैसे निकालेंगे, कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है और एक कार्बन के लिए अगर कार्बन का एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है, 12, प्लस ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे 2 इंटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है, 16। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 प्लस 32, फाइनली कितना आ जाएगा, 44 AMU। तो हमारे पास CO2 का अनुभाग निकल के आ गया। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, देखिए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक अणु का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तीसरा हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। कि कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें द्रव्यमान निकालना है। तो एक अणु के द्रव्यमान के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक अणु का द्रव्यमान बराबर, यहाँ पे अणु है तो क्या होगा, अनुभार के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें एक अणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। देखिए हमें ये तो निकालना है अनुभार कितना है हमारे पास, यहाँ पे अनुभार है 44 ग्राम, तो लिख देंगे यहाँ पे 44 अपॉन अवोगाद्रो संख्या 6.0। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हमें इजी बनाना है। ओके, 6 × 10⁻23। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.33 × 10⁻23 ग्राम। तो हमारे पास CO2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना आया, 7.33 × 10⁻23 ग्राम आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः एक CO2 अणु का द्रव्यमान 7.33 × 10⁻23 ग्राम होता है। जो हमारे पास ये निकल के आया है, ये क्या है, एक CO2 अणु का द्रव्यमान, किसका है, एक CO2। यहाँ पे हमारे पास था 44 AMU, ये भी CO2 का अनुभार था, लेकिन ये 1 मोल CO2 अणु का था, जो कि इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने सीखा था। हम कोई भी अणु है अगर इस तरीके से कैलकुलेट करता है तो वो 1 मोल का आता है,
किसका आता है, 1 मोल का आता है। और अगर उसके एक अणु का निकालना चाहिए तो फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, तो इस तरीके से ड्राइव करेंगे और इस तरीके से अगर वो रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट क्या होगा, 1 अणु का होगा। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास आपके लिए होमवर्क है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है H2 के 1 अणु का द्रव्यमान ज्ञात है। ओके, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए, हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 18 ग्राम जल का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H2। 18 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, तो हमारे को क्या दिया गया है, 18 ग्राम जल दिया गया है। ओके, दूसरा आगे क्या कर रहा है कि जल के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या, इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है, n कैलकुलेट करवा रहा है। तो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या दिया गया है, क्या दिया गया, देखो 18 ग्राम जल। अभी इस पहले मैंने आपको बोला था कि ग्राम के साथ अगर परमाणु, अणु और आयन दिया होता है तो वो तो मोल होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया, 18 ग्राम, केवल ग्राम दिया है। तो ये क्या है, ये द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान होगा मतलब W होगा, और कितना है, 18 ग्राम, और वो किसका होगा, जल का होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि H2। अब इसको क्या पढ़ेंगे, H2 का द्रव्यमान है और वो कितना है, 18 ग्राम। तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, आगे और क्या दिया गया है, आपको पदार्थ दिया गया है। क्या दिया गया है, पदार्थ, और वो पदार्थ क्या है, H2O है। क्या हम H2O का अनुभार निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो अनुभार ऑफ H2O, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है इंटू 1। अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है, 1, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 है इंटू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अब आगे देखिए, 2 + 16 कितना आया, 18 AMU। तो हमारे पास H2 का अनुभार कितना निकल गया है, 18 AMU। ओके, सेव। ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए जल में मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या निकालना है, मोल कैलकुलेट करना है। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए मोल से संबंधित हमारे पास मेनली 3 फॉर्मूले हुआ करते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो देखिए, हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि मोल बराबर W/m, द्रव्यमान में अनुभार का भाग। ओके, दूसरा फॉर्मूला बताओ, चलो N0 अवोगाद्रो संख्या। 2 फॉर्मूले हो गए। चलो तीसरा फॉर्मूला बताओ। तीसरा फॉर्मूला है कि मोल बराबर आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। ओके, अब देखिए इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हमें डिसाइड करना है। देखिए क्वेश्चन में हमें W दिया गया है, और W इन तीनों में से किस में है, इसके अंदर है। ओके, इसके अंदर दिख गया होगा आपको। आगे देखिए, हमारे को पदार्थ अनुभार हमने कैलकुलेट कर लिए, और वो भी किसके अंदर है, इसके अंदर है। आगे याद करना है, n कैलकुलेट करना है, n तो तीनों के अंदर है। तो हमें टर्म्स केवल इसी में मिले हैं, इन दोनों में से नहीं मिले, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला पता लग गया। तो n बराबर W/m। अब वैल्यू पुटअप करनी है। n तो हमें क्या करना है, निकालना है। W कितना दे रखा है हमें, 18 अपॉन m अभी निकाले थे हमने, कितना है, 18 बराबर 1। तो मोल कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः 18 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है।
कितनी होती है? 1 होती है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 34 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के अणुओं की संख्या के मोलों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्या दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया गया है, देखिए क्या दिया गया, 34 ग्राम अमोनिया। यहाँ ग्राम के साथ अमोनिया है, ना कि परमाणु अणु आए। इसका मतलब ये क्या है? ये द्रव्यमान है। तो हमारे को क्या दिया गया है? द्रव्यमान दिया गया। और कितना दिया गया? 34 ग्राम दिया गया। किसका दिया गया है? अमोनिया का दिया गया है। तो हम क्या कहेंगे कि अमोनिया का द्रव्यमान दिया गया कितना? 34 ग्राम। आगे देखिए, में अमोनिया के मोलों की संख्या कैलकुलेट करो। मतलब ये क्या कह रहा है कि मोलों की संख्या कैलकुलेट करो। ओके, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या कहेंगे? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या कैलकुलेट करना है? हमें मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी है, मोल कैलकुलेट करना है। तीसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मोल से रिलेटेड मेनली 3 फॉर्मूले हुआ करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या था बताइए? मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन अनुभार। दूसरा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो संख्या। ओके, तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास? आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। हमें क्या दिया गया है? W। तो W किसके अंदर? इन तीनों के अंदर, इसके अंदर दिया गया है। आगे हमारे को N निकालना है, मोल निकालना है। तो हमारा मोल तो तीनों में और ये वाला टर्म मिला है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि W अपॉन M। देखिए हमें N पता है, N तो निकालना है। ओके, W हमें दिया गया है। M, क्या हम M निकाल सकते हैं? अगर क्वेश्चन के अंदर M नहीं दिया गया तो भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अनुपात निकालना मैंने आपको पहले सिखाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया गया है। अगर आप अनुपात निकालना नहीं जानते हैं तो आप वहाँ पे जा कर के सीख सकते हैं। ओके, M निकालना है, अनुभार निकालना है। किसका निकालना है? हमें पदार्थ दिया गया, क्या दिया है? अमोनिया दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ हमारे को पदार्थ दिया गया है और जो पदार्थ दिया गया है वो अमोनिया है। इस अमोनिया का हम क्या निकाल सकते हैं? अनुभार निकाल सकते हैं, M अमोनिया। ओके, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास की बात करें तो कितना आता है? 14 आता है। प्लस हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3, इसलिए कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इनटू और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की बात करें तो कितना आता है? 1 आता है। ओके, सोल्व करेंगे तो 14 + 3 फाइनली कितना रहेगा? 17 AMU आ जाता है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे AMU का भी उपयोग कर सकते हैं और किसका उपयोग कर सकते हैं? ग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो द्रव्यमान होता है ग्राम होता है, तो मैंने भी यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? हम ग्राम का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं। W कितना दे रखा है हमें? 34 दे रखा है। M अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना निकल के आया? 17। तो हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अतः कितना? 34 ग्राम। अतः 34 ग्राम अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी होती है? कितना निकल के आया है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मोल एसिटिक अम्ल, 3 मोल एसिटिक एसिड का द्रव्यमान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? 3 मोल एसिटिक एसिड का द्रव्यमान निकालना है। देखिए हमें क्या दिया गया? मोल दिया गया है, N दिया गया है और हमें क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? W निकालना है।
क्या निकालना है, W निकालना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है, क्या दिया गया है। दूसरा स्टेप क्या है, क्या ज्ञात करना। और तीसरा फॉर्मूला है। तो क्या दिया, पहला स्टेप हमारा क्या है, दिया गया है। क्या दिया गया, हमें मोल दिए गए हैं। कितने मोल दिए गए हैं, 3 मोल दिए गए हैं। ओके। दूसरा पदार्थ दिया गया है हमें। क्या दिया गया, पदार्थ दिया गया, एसिटिक एसिड है, ये पदार्थ है। पदार्थ हमारे पास है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। ओके। अगला हमें क्या निकालना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। एसिटिक एसिड का द्रव्यमान, एसिटिक एसिड का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है, मतलब W हमें कैलकुलेट करना है। ओके। तीसरी बात आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मेनली हमारे पास मोल से संबंधित 3 फॉर्मूले हुआ करते हैं। कौन कौन सा, मोल बराबर द्रव्यमान अपोन अनुवार। दूसरा फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल अपोन अवोगाद्रो संख्या। तीसरा फॉर्मूला बताओ, आयतन लीटर के अंदर अपोन 22.4। ठीक है। तो देखिए हमें n दिया गया है, n तो तीनों के अंदर है। ओके। आगे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, W कैलकुलेट करना है। तो W किस वाले फॉर्मूले में है, इस वाले फॉर्मूले में है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, केवल और केवल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो किस सोल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, n बराबर W अपोन n। देखिए n कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है, 3। W तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। m कितना, क्या हम m निकाल सकते हैं, यस हम m निकाल सकते हैं। एसिटिक एसिड का m निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एसिटिक एसिड का m हमारे पास है MCH3COOH, इसका निकालना है, इसका निकालेंगे। तो देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 इंटू, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 प्लस। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 4 इंटू, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 ग्राम। तो हमारे को क्या मिल चुका है कि एसिटिक एसिड का अनुपात निकालिए, कितना आया हमारे पास, 7 है। तो हमें तो W निकालना है, तो W बराबर 3 इंटू 7 कितना आएगा, 180। अब देखिए हमारे पास जो है ये है W है द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ग्राम। तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 मोल CO2 में CO2 के अणु की संख्या ज्ञात करनी। हमें क्या दिया गया, 4 तो मोल दिया गया, और CO2 के अणु की संख्या, मतलब हमें क्या निकालना है, अणु की संख्या, मतलब N0 कैलकुलेट करना है। N0 हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखिए सबसे पहले हमें गिवन है 4 मोल। क्या गिवन है, 4 मोल। किसके गिवन है, CO2 के हैं। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि CO2 के मोल दिए गए, और कितने दिए गए हैं, 4 मोल दिए गए। आगे हमें एक पदार्थ दिया गया है, और जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या है, CO2 है। ओके। आगे क्या करना है कि CO2 के अणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या कहेंगे कि ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, CO2 के अणुओं की संख्या हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, मतलब N0 हमें कैलकुलेट करना है। ओके। तीसरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला देखिए मोल से संबंधित हमारे पास 3 फॉर्मूले हुआ करते हैं। ओके। कौन कौन से होते हैं, चलो बताओ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि द्रव्यमान अपोन अनुभार। चलो दूसरा फॉर्मूला बताओ। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल अपोन अवोगाद्रो संख्या। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, आयतन लीटर के अंदर अपोन 22.4। ओके। तो देखिए हमारे को मोल दिए गए, मोल तो तीनों के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए हमें पदार्थ दिया गया CO2,
और CO2 के अणुओं की संख्या मतलब N नोट। अब N नोट कौन से वाले फॉर्मूले में, इस वाले में, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, N बराबर N नोट अपॉन अवोगाद्रो संख्या। अब वैल्यू तो पुटअप कर लिया है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। N कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, इक्वल टू N नोट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और Na कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। N नोट निकाल सकते हैं, N नोट बराबर 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखिए कितना आएगा यहाँ पे आएगा 880.24 इंटू 10 की पावर 23। N नोट निकल के आ चुका है। और ये संख्या है, किसकी संख्या है, CO2 अणु की संख्या, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, CO2 के अणु की संख्या। तो क्या लिखेंगे, CO2 अणु। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ चुका है। ओके, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क के रूप में है, होमवर्क आपके लिए होमवर्क है क्या, 5 मोल H2O में H2O के अणु की संख्या कैलकुलेट करनी है। ओके, निकाल लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 मोल हाइड्रोजन गैस में 2 मोल हाइड्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करें। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आयतन कैलकुलेट। देखिए क्या दिए गए हैं, मोल दिए गए हैं, कितनी मोल दिए गए हैं, 2 मोल, और गैस दी गई है हमें हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का आयतन निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आयतन कैलकुलेट करना है। ओके, तो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, मोल दिए गए हैं, कितने मोल दिए गए हैं, 2 मोल दिए गए। और किसके मोल दिए गए, H2 गैस के मोल दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है कि हमारे पास पदार्थ क्या है, पदार्थ हमारे दिए गए कि हाइड्रोजन गैस, क्या दिया गया है, हाइड्रोजन गैस दिया गया है। आगे क्या करना है कि H2 गैस का आयतन ज्ञात करना, मतलब ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, H2 गैस का आयतन कैलकुलेट करना है। तीसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला देखिए मोल से संबंधित हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। चलो बताओ कौन कौन से हैं, कि मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन अनुपात। सेकंड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या। ओके, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है कि आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। देखिए हमारे को मोल दिया गया, तो मोल तो तीनों फॉर्मूले के अंदर है। आगे देखिए, आगे हमारे पास पदार्थ दिया गया है और आयतन निकलवा रहा है। तो आयतन कौन से टर्म में है, कौन से फॉर्मूले में है, केवल और केवल इस वाले फॉर्मूले में है। इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, N बराबर आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। देखिए N तो हमें क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 बराबर आयतन हमें निकालना है, वो भी लीटर के अंदर अपॉन 22.4। सोल्व कर लेते हैं। आयतन लीटर में निकालना है, 2 इंटू 22.4 कितना आएगा, आयतन आएगा कितना आएगा, 8.44 लीटर। देखिए ये आंसर निकल के आ चुका है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल की क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ओके, देखिए हमने आज मोल के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। देखिए बेटे कि ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब भी दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद में क्या गिवन है, क्या ज्ञात करना है और कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में तो फॉर्मूला पता लगने के बाद में कैलकुलेशन ही तो करनी होती है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ओके, अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन क्वेश्चन को आप क्या करोगे कि पहले तो आप नोट्स बना लिए होंगे शुरू से। जब वीडियो देखो
तो एक काम किया कि जब भी वीडियो देखो तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठो, शुरू से एंड तक पहले नोट्सों को बनाओ। और जब शुरू से एंड तक आप पेन कॉपी लेकर के बैठोगे तो आप नोट्स बनाओगे तो आपका बेहतर नोट्स बनेगा। अगर हम केवल वीडियो देखते हैं तो उसे 1-2 दिन में याद रहता है, लेकिन उसके बाद में हम भूल जाते हैं। इसे स्थायी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पेन कॉपी लेकर के बैठे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठते हैं तो जब वीडियो समाप्त होगा तो आपका एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगा, उसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आप रफ कॉपी उठाइए, उस रफ कॉपी में क्या करोगे, टॉप पे क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद उन क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है, सोल्व करना है। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी स्टूडेंट को पछाड़ सकते हैं। ओके, देखिए अभी आपके पास समय है, आप कर सकते हैं ऐसे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि टाइम को वेस्ट करना है। ओके, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सही है, तो आप जो अभी मैं बातें बता रहा हूँ और आगे जो बात बताने वाला हूँ उन बातों को आप सुन लो, ताकि जब आपके पास एग्ज़ाम लगने लग जाए तब आप उन चीज़ों को सोचो। उससे पहला है कि आप अभी सोच लो क्या कि एग्ज़ाम जब देने जाओ तो सोचो कि हाँ, अनिल सर ने सही कहा था। तो उस समय सोचने से क्या फ़ायदा, आप पहले ही सोच लो कि हमें क्या करना है। अगर बाद में सोचोगे तो क्या को वापस तो नहीं ला सकते ना कि अनिल जी सर सही थे, तो थे वर्ड को हम वापस पीछे नहीं ला सकते, क्योंकि एक बार जो समय जा चुका होता है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। और अगर उस समय सोचोगे एग्ज़ाम के समय तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप पढ़ते समय नोट्स तैयार करते हुए पढ़ें, और जो क्वेश्चन दिया गया है उसे रफ कॉपी में टॉप पे लिखो और उस क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। ओके, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी स्टूडेंट को पछाड़ सकते हैं। देखिए, अगर उस समय सोचेंगे कि अनिल जी सर सही कहे थे, तो हम वापस उसी समय में तो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है कि बटन दबाएंगे और हम पीछे वाले समय में चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बटन दबाएंगे और फ्यूचर में चले जाएंगे, नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है फिजिकल से बना हुआ है। कोई भी जो पार्टिकल है फिजिकल से बना होता है, वो उसको ना बटन दबा करके ना तो पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे जा सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इस एज के अंदर तो हम क्या कर लेते हैं, पीछे वाला समय देख लेते हैं और आगे वाला समय देख लेते हैं। लेकिन हमारा बॉडी क्या है, फिजिकल से बना हुआ है, इसलिए हम ना तो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। भले ही आप मूवी देख करके या प्रोग्राम देख करके या कुछ बड़े लोग कहने से आप कह सकते हैं कि बटन दबाएंगे और नई दुनिया में चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। और देखने को मिलता है कि डोरेमोन के अंदर क्या होता है कि नोबिता डोरेमोन के साथ किसी भी दुनिया में जा करके सफ़र करके आ जाता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी टाइमिंग मशीन नहीं है जो हमें किसी दूसरी दुनिया में ले आए बटन दबाते ही, और बटन दबाते ही उसी दुनिया में आ जाए। ओके, अभी आपके पास समय है, उस समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करते हुए जो भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको निकालें। ओके, अब जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मूल से संबंधित इस एक स्टेप आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराया है बहुत ही इजी है, सरल है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार रफ कॉपी में बना के देखिए, आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगी कि हाँ यस हमें आने लग गया है। अधिकांश बच्चों का ये रोना होता है कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, हमें न्यूमेरिकल नहीं आते। आप मेरे साथ चलिए, अगर आप मेरे साथ चलोगे मैं गारंटी देता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना आ जाएगा। नहीं तो वाले बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमें तो आता है, कैलकुलेशन आता है, लेकिन बेटे कि कैलकुलेशन तो आता होगा आपको, लेकिन साइंस को समझना और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन करना अलग बात है। तो यहाँ पे साइंस को समझने के लिए केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल करना होगा। ओके, तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप घर पे प्रैक्टिस करें। पहले तो वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाओ, उसके बाद में प्रैक्टिस करो। ओके, और जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसका याद रखेंगे हमेशा। और मूल में तो हमें केवल 3 फॉर्मूले तो याद में रखना है। क्या?
मोल क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन अनुभार। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवगाद्रो संख्या। और तीसरा फॉर्मूला क्या था, आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। ओके, तो 3 फॉर्मूले आज जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं इन 3 क्वेश्चन पे सोल्व किए, और दूसरा उन दोनों फॉर्मूले से सोल्व किए थे। ओके, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के एक परमाणु का, निम्नलिखित तत्वों के एक परमाणु का भार, या ऐसे लिख देता हूँ कि एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। हमारे पास दिया गया है, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन 16 है, दूसरा है कार्बन 12 है, तीसरा हमारे पास है नाइट्रोजन 14। इसके लिए 8 16 होता है, इसके लिए 6 12 होता है, इसके लिए 7 14 होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन 11। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम 11 23। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क के तौर पर, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास होमवर्क के लिए कि निम्नलिखित यौगिकों के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। पहला हमारे पास है H2, दूसरा है CO2, तीसरा है अमोनिया, चौथा है C6H6, पांचवा है C6H12O6। ओके, आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी है। इन क्वेश्चनों को निकालना रफ कॉपी के अंदर, और इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं उन क्वेश्चनों को भी आपको रफ कॉपी में सोल्व करना है। जब आप इतना वर्क कर लोगे तो आप किसी भी स्टूडेंट को पछाड़ सकते हैं। तो केमिस्ट्री को सीखने के लिए मेरे साथ चलिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी केमिस्ट्री सीख सके और हमारे साथ चल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।